हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस। और आज के कैफे आईएएस के डिस्कशन में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यूपीएससी बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट करती है, स्टेटमेंट्स को रिपीट करके पूछ लेती है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में सीधा सीधा ये कहा गया है, देखिए आप पहले स्टेटमेंट को देखिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ जजमेंट्स में ये कहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी आर्टिकल 16(4) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, यहाँ देखिए जो आर्टिकल 16(4) है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट में आता है, तो उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है दैट इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 335। यानी कि आर्टिकल 335 में क्या कहा गया, मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट में ये कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट आर्टिकल 335 के बारे में ही है, उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 335 में एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको या तो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर क्या है कि पहला तो बिल्कुल ठीक है और दूसरा गलत है, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं तो आंसर जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, बट थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो पहले आर्टिकल 335 देखते हैं कि वो क्या कहता है। यहाँ पे देखिए कि यानी जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं एससीज के, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के, उनके जो भी क्लेम्स हैं रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज एंड पोस्ट वो कंसीडर किए जाएंगे, बट दे शुड नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन किसी पोस्ट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, इन कम्युनिटीज के लिए कर रहे हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है वो भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्लियरली कहा गया है। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो गया इस वजह से, ठीक है। अब आर्टिकल 16 के 4th क्लॉज को देख लेते हैं। इसमें सिंपल इतना कहा गया है कि जब भी इस तरह के रिजर्वेशन करेंगे, हम रिजर्वेशन की प्रोविजंस लेके आएंगे अपॉइंटमेंट या पोस्ट से रिलेटेड कोई बैकवर्ड क्लास सिटीजन के लिए, ठीक है, तो ऐसा स्टेट कर सकता है। यानी कि स्टेट को अगर फील हो कि बैकवर्ड क्लासेस या प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी पोस्ट में, तो उनके रिजर्वेशन के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह के रिजर्वेशन प्रोविजंस कर सकता है स्टेट, करेक्ट। तो लास्ट के 70 ईयर्स में ओवरऑल अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली अपने आप को एफिशिएंसी और मेरिट को लेके बात की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन पॉलिसीज में आपकी एफिशिएंसी और मेरिट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन इज वैलिड बट इट शुड नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड मेरिट। तो एक ऐसा केस था इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमने मंडल केस में, जब हम नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज देख रहे थे तो मंडल कमीशन को भी डिस्कस किया था। उसमें कैटेगोरिकली कहा था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। अगर ऐसा हुआ तो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम हो जाएगा, तो वो आपको मेंटेन करना है। इसी तरह एम नागराज अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस में भी ये कहा था कि जो भी पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी आर्टिकल 16 के 4th क्लॉज में है, दे शुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 क्लॉज 2। यानी कि मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको एंश्योर करना है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statement. writs की हम बात करते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 32 में, तो उसमें 5 तरह की रेट्स हैं। इसमें आपको पूछा गया है मैंडेमस और क्यू वारंटो के बारे में। मैंडेमस का एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, कि दिस काइंड ऑफ रेट विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। यानी कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती। रिट के बारे में आप देखोगे तो एक अलग लेक्चर ले लिया है छोटा सा, और अगर आप इसको लेक्चर को देख लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिट से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो मैंडेमस के बारे में हम क्विकली इस क्वेश्चन में भी देख लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन इफ द कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये 2 मैंडेमस की हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, यानी कि 2 तरह के पर्सन है, एनी इंटरेस्टेड पर्सन हो सकता है कोई, या फिर एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि डायरेक्टली जिस पर इंपैक्ट पड़ा हो उस पर्टिकुलर इशू का, उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हों, तो वो एग्रीव्ड पर्सन है। तो सिर्फ एग्रीव्ड ही नहीं, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन मूव कर सकता है कोर्ट में टू ऑब्टेन द रेट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो ये क्या होती है डिटेल में हम देख लेते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा इसका 1 और 3 आर करेक्ट। कैसे करेक्ट है? मैंडेमस जो रेट होती है वो क्या होती है, किसी पब्लिक बॉडी, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कोई पब्लिक बॉडी है, कॉर्पोरेशन है, या कोई इंफीरियर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, या गवर्नमेंट है, अगर वो अपनी ड्यूटी करने में फेल हो जाते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं तो कोर्ट इशू करती है रिट कि आप अपनी ड्यूटी, जो इंटेंडेड ड्यूटी है आपकी, वो आप करें। सो वी कमांड दैट यू परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी इशू की जा सकती है,
ठीक है। तो अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अगेंस्ट में भी इट कैन लाई अगेंस्ट ए गवर्नमेंट कंपनी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि वो पॉसिबल है कि इट इज नॉट इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल बट कैन लाई अगेंस्ट ए गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट लाई, तो ये गलत हो जाएगा आपका सेकंड। थर्ड में देखो क्यू वारंटो में, देखो क्यू वारंटो में क्या होता है कि कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, पब्लिक ऑफिस को किसी पर्सन ने होल्ड किया हुआ है, तो वो लीगल तरीके से उसको होल्ड किया हुआ है, क्या वो पर्सन का राइट है, क्या उस पर्सन की एलिजिबिलिटी है प्रॉपर उस, ठीक है। तो कोर्ट क्या करता है ऐसे केसेस में इंक्वायर करने के लिए द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो कहेगा कि ये कोर्ट में मूव कर सकता है कि इस पब्लिक ऑफिस में जो ऑफिशियल है, यानी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है वो लीगल तरीके से नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, उसका राइट ही नहीं है, तो वो कोर्ट में मूव कर सकता है और कोर्ट उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए, उस पर्सन के क्लेम्स को चेक करने के लिए एक रिट इशू कर सकता है, ठीक है। क्यू वारंटो में ये होता है। तो आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 21, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबव स्टेटमेंट। ये सिंपल पूछा है कौन सा आर्टिकल है कौन सा पार्ट है। देखो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके आते हैं पार्ट 3 में, और ये आर्टिकल जो राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज योर आर्टिकल 21, ठीक है। तो क्लियर आंसर क्या हो गया? सी। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 14 देखें, दिस इज रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 17 इज अबाउट द अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 24 इज अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इट टॉक्स अबाउट द चाइल्ड लेबर, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो राइट आंसर वुड बी सी। इसमें मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल दे दी है, वो आप पढ़ लें। इसमें सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इतना ही है जो मैंने नहीं बताया कि 2017 में के.एस. पुत्तुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेसी इज ए नेचुरल राइट, ठीक है, और ये राइट में बी रेस्ट्रिक्टेड इफ देयर इज लॉ, और प्रोपोर्शनेट है, यानी कि ऐसा नहीं प्रोपोर्शनेट नहीं है, लॉ प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि आपको रेस्ट्रिक्ट करना है प्राइवेसी, आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, इसलिए आपने लॉ बनाया गया है, लेजिटिमेट है और उसकी विजडम भी इंटैक्ट है लेजिस्लेचर की, और वो लेजिस्लेचर इसलिए आपके प्राइवेट सी जो राइट्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो वो लेजिस्लेचर आपके प्राइवेसी राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है इफ इट इज लेजिटिमेट एंड लॉ इज प्रोपोर्शनेट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच हैज अपीयर्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। देखिए 2018 में उसने क्लियर स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में ही यूपीएससी में कि जो राइट टू प्राइवेसी है इट इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इंट्रिंसिक पार्ट है। और इसमें वही स्टेटमेंट का सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, तो कैसे रिपीट करती है आप देख रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल? क्लियर है, ऑब्वियस आंसर इज आर्टिकल 21। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020 प्रीलिम्स 21 प्रीलिम्स में। उसमें पूछा था पद्म अवार्ड और भारत रत्न के बारे में एंड रिलेटेड आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो अगर हम हिरार्की की बात करें तो पहले भारत रत्न आते हैं, उसके बाद पद्म विभूषण आते हैं, फिर उसके बाद पद्म भूषण आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं पद्म श्री, ठीक है, ये एक हिरार्की है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए दूसरा कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। पद्म अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954, वो सिर्फ एक बार सस्पेंड हुए हैं इंस्टीट्यूट होने के बाद, यानी 1954 के बाद सिर्फ एक बार सस्पेंड किए गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। देखिए भारत रत्न मैक्सिमम किसी एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, जबकि हम पद्म अवार्ड्स की बात करें तो वो 120 लोगों को दिए जा सकते हैं। पद्म अवार्ड में इस 120 के काउंट में सिर्फ इंडियन सिटीजन शामिल है। इसके अलावा और कौन कौन से यानी काउंट बढ़ सकता है 120 प्लस, और कौन से पर्सन्स को दिया जा सकता है, जैसे कोई फॉरेन नेशनल हो या फिर एनआरआई हो या ओवरसीज इंडियन है, या फिर ऐसे पर्सन्स जो उनकी डेथ हो चुकी है, पोस्ट होमसली कहते हैं उनको अगर पद्म अवार्ड मिलता है तो ऐसे लोगों को और दिया जा सकता है, वो उस 120 के काउंट से अलग रहेंगे, ठीक है। अब भारत रत्न के नंबर की बात कर ली हमने, अब देखते हैं पद्म अवार्ड, इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे कि कब कब सस्पेंड हुआ है। एक्चुअली ये 2 बार सस्पेंड हुआ है। अब पहले बात है पद्म अवार्ड टाइटल्स हैं या नहीं। देखो आर्टिकल 18 जो अबॉलिश करता है टाइटल को, जैसे पहले लगाते थे ना राय बहादुर, राजा साहब, महाराजा, इस तरह के टाइटल्स को बिल्कुल अबॉलिश कर देता है कि आप किसी भी टाइटल को प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते। लेकिन भारत रत्न और पद्म अवार्ड को टाइटल नहीं माना गया है। अब टाइटल नहीं माना गया है और इसके लिए भी आप इसमें प्रोविजन है कि आप इनको प्रीफिक्स, आपको भारत रत्न मिला है तो आप ये नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम रमेश है तो आई कैन नॉट से भारत रत्न रमेश,
मेरा नाम महेश है तो मैं ये नहीं कहता पद्मश्री महेश, तो प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इन अवार्ड्स को यूज नहीं किया जा सकता, सो दे आर नॉट टाइटल्स, नॉट टाइटल्स, राइट। इसमें एक्सेप्शंस आपके दो हैं टाइटल्स में, पहला है मिलिट्री और दूसरा है एकेडमिक, ठीक है। थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं, मोस्टली हमने डिस्कस कर ली। तो आंसर इसमें क्या है, कैच इसमें क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो पहला क्या है कि दे आर नॉट टाइटल्स, तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1944, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सस्पेंड दो बार हुए हैं। कब कब हुए, यहाँ देखो, पहली बार 2 साल के लिए सस्पेंड हुए थे 1977 में, और इसके बाद मिड 92 में ये सस्पेंड हुए थे 2 बार, यानी 1 और 2। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड कितने होते हैं, 3, यहाँ देखिए आप 3, और ये हमने बात कर ली थी, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो तीनों ही गलत है। आप यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मैंने जो डिस्कस की थी वहाँ पे कुछ मेंशन है, और आपको और थोड़ा देखना है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी द डिटेल्स। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, राइट्स आर द क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। देखिए राइट्स जो दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, दे ऑल्सो एक्ट एज द लिमिटिंग फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ, कि जिससे कि गवर्नमेंट है जो एग्जीक्यूटिव है वो आर्बिट्रेरी एक्शन न ले, और इन केस वायलेट होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स तो दे कैन अप्रोच द जुडिशरी टू एनफोर्स देम फॉर देयर रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। तो अदर वे राउंड होगा कि राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, तो ये गलत है, और ये वाला ठीक लग, इसका बिल्कुल अपोजिट ये है, तो ये वाला ठीक है। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला तो बिल्कुल हमने देख ही लिया था कि इट इज द अदर वे राउंड, ये तो बिल्कुल गलत है, और ये सी ऑप्शन यहाँ देखिए ये ठीक है। अब देखिए बी ऑप्शन क्या कहता है, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज की हम बात करेंगे तो उनमें से एक बेसिक वैल्यू है इक्वालिटी। अब किसी को हम प्रिविलेज देते हैं, या पर्टिकुलर कुछ लोगों को, फ्यू इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। तो प्रिविलेज वुड क्रिएट इनइक्वालिटी। तो राइट्स क्या है, राइट्स आपके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, दे आर नॉट प्रिविलेजेस बट दे आर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, जिससे आपकी स्टेट है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके, ठीक है। अब डी ऑप्शंस देख लीजिए, राइट्स आर द प्रिविलेज ऑफ द फ्यू सिटीजन्स, नहीं, राइट प्रिविलेज भी नहीं है और फ्यू सिटीजन्स के लिए भी नहीं है, दे आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड इट इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स इक्वली, ठीक है। इसलिए ए, बी और डी ऑप्शन आपके गलत है, और सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल राइट, ठीक है। अब देखो लीगल राइट की हम बात करते हैं तो क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके, कोई एक्ट है, कोई स्टैट्यूट लाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, या कोई रूल्स एंड प्रोसीजर है, कई वाइट ट्राइब्स के होते हैं उनको भी रूल्स लॉ के बराबर का दर्जा दिया जाता है, कस्टम प्रोसेस होती है, तो ये क्या हो जाएगी, सारे आ जाएंगे लीगल राइट्स जो भी होते हैं, लीगल वाली टर्म्स में ये सारे आ जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ मेंशन है, राइट मेंशन है, वुड बी ए सबसेट ऑफ लीगल राइट, राइट। तो अगर इस ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहीं मेंशन होता या लीगल राइट कहीं मेंशन होता, तो मैं दोनों ही केस में, अगर दोनों ही ऑप्शन मेरे मेंशन होते तो आई वुड हैव चोजन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट ये मुझे पता है कि ये लीगल राइट है। अब लीगल राइट में भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम एक हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19 में अवेलेबल था ये, और आर्टिकल 35 में भी था, 31 में भी था, आई थिंक, एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट था, इसको बाद में अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश कर दिया गया तो इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 300A। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और ब्रॉडर सेंस में देखें तो लीगल राइट भी है। तो हमारा ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, लीगल राइट तो है और फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये सी और डी ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो जो मैं शुरुआत में एक्सप्लेन कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट द लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इज इट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली और टू एनी पर्सन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिटीजन्स ओनली, देखिए जब लीगल राइट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी के राइट की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी है कोई, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी कैन बी ओन्ड बाई अ पर्सन, प्रॉपर्टी कैन बी ओन्ड बाई ए फैमिली, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो ओन्ड बाई ए कंपनी, कैन ऑल्सो। टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, सो आंसर वुड बी बी। तो यही मैंने ये डिटेल्स में थोड़ा बहुत बता दिया, यहाँ पे लिख दिया है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले 19 जो 1 था उसके क्लॉज F में था और आर्टिकल 31 में भी था, बाद में अबॉलिश किससे हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978 में आफ्टर द इमरजेंसी, उसने इस फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर दिया और एक नया आर्टिकल आ गया 300A। वो आर्टिकल क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज
प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि बाई द लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी लेजिस्लेचर अगर कोई ऐसा इनेक्ट करती है लॉ तो उसको डिप्राइव किया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव एक्शंस डायरेक्टली उसको आर्बिट्रेरली उसको प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। तो सो नाउ इट इज ए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, राइट। सो आंसर वुड बी बी। To the question asked in UPSC Prelim 2021, a legislation which confers on the executives or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates one of the following article of the Constitution of India। सिंपल इसमें कहा गया है कि कोई ऐसा लेजिस्लेशन लेके आया जाता है जो एग्जीक्यूटिव्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कोई भी अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है कि आप चाहे जैसे अप्लाई करो लॉ को, यानी कि अपनी मर्जी के मालिक को जो मर्जी है वो करो। तो ये बिल्कुल वायलेट करेगा। कौन से आर्टिकल को वायलेट करेगा? इसमें आर्टिकल दिया होगा 14, 32, 28, 44। देखिए आर्टिकल 44 फंडामेंटल राइट है ही नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 28 की बात करेंगे तो आर्टिकल 28 इज रिलेटेड टू द राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 32 इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स की जो हम बात करते हैं। आर्टिकल 14 है, इट इज अबाउट रूल ऑफ लॉ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ, तो लॉ का जो रूल है क्या, इसका मतलब है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीवन इक्वली, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा इसमें बात हम करेंगे कि अब लॉ ने लिमिट कर दी है, लॉ के अनुसार ही, लॉ के अकॉर्डिंग ही सारा काम होना है, तो इट लिमिट्स द आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरी एक्शंस नहीं ले सकते एग्जीक्यूटिव, दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉस। सो राइट आंसर वुड बी ए। तो आर्टिकल ए यानी रूल ऑफ लॉ को इस तरह के लेजिस्लेशन जो उनको अनकंट्रोल्ड पावर दे रहा है, वो चाहे जैसे अपनी मर्जी के कर पा रहे हैं, अगर ऐसा कोई लॉ आता है तो वो किसको वायलेट करेगा? रूल ऑफ लॉ को वायलेट करेगा, आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। सो आंसर इज ए। इसमें क्या है कि स्टेट, वही चीज कही गई है जो हमने अभी डिस्कस की थी कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पहले से ही कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। सो यू कैन रेफर टू दैट एंड यू कैन ऑल्सो नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ लॉ एंड ऑल फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द इक्वालिटी, यानी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो राइट टू इक्वालिटी होते हैं फंडामेंटल राइट्स, उनके लिए आप क्विक रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यू कैन रेफर टू दैट। राइट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 2020 के यूपीएससी का था कि कौन कौन सी कैटेगरी, जो नीचे ये कैटेगरी दी हुई है, इसमें से जो अनटचेबिलिटी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म होती थी ना, अनटचेबिलिटी क्या होती है, विल डिस्कस अबाउट दैट। तो अनटचेबिलिटी कौन सी राइट्स में आती है जो प्रोटेक्शन मिलता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपका होता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक होता है आपका राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 और 24 को कलेक्टिवली हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आर्टिकल होता है आर्टिकल 32। इसमें आर्टिकल 23 है जो एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड आर्टिकल, आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 24 इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, 19 में राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, 21 में लाइफ एंड लिबर्टी वाला है, 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड रूल्स हैं और आर्टिकल 20 में अरेस्ट एंड डिटेंशन से हैं। अब ये वाला जो पूछ रहा है क्वेश्चन अनटचेबिलिटी वाला, ये है आर्टिकल 17 में, तो ये किस में आ जाएगा? राइट टू इक्वालिटी में। तो आंसर क्या होगा? राइट टू इक्वालिटी, ये डी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी का जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 17 में, वो आता है राइट टू इक्वालिटी में। सो आंसर इज डी। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो अनटचेबिलिटी है उसका मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं डिफाइन की गई है। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कहा था कि जो सब्जेक्ट मैटर है यानी अनटचेबिलिटी है, जो मेंशन है आर्टिकल 17 में, वो क्या है? वो एक प्रैक्टिस है जो हिस्टोरिकली कंट्री में डेवलप हुई है, वो है अनटचेबिलिटी। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो कुछ क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के, कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर क्लास या कास्ट में पैदा होता है, उसके बेसिस पे उस पर कुछ सर्टेन सोशल डिसेबिलिटीज हैं इंपोज कर दी जाती हैं, उनको कहते हैं अनटचेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी क्या होती है? एक तो होती है फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे दिव्यांगजन है, वो डिसेबिलिटीज क्या होती हैं कि वे कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि सोसाइटी ने उनको डिसेबल किया हुआ है, सोसाइटी ने मना किया हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं छू सकते। ठीक है, तो ये होती है सोशल डिसेबिलिटीज। करेक्ट, तो अनटचेबिलिटी का डिसीजन ये है, और ये वाला हमने बात कर ली थी। इसके बारे में भी आपको जानना है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। तो क्विकली अगर आपको रिवीजन के पर्पज से देखना है तो क्विक रिवीजन वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में ऐसे 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, ये दोनों आप देख सकते हैं।
ठीक है, इसके साथ साथ आपको आर्टिकल 32 भी मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे, और आर्टिकल वो वाले देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी मैनर में। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 2019 में पूछा गया था कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, यानी अपनी पसंद के पर्सन से मैरी करने का राइट किस फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो जब भी इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं तो देखो हमेशा याद रखो, जब भी कोई ऐसा आपको राइट आया है जिसकी डायरेक्ट बीयरिंग हो आपकी लाइफ पे, आपकी लिबर्टी पे, ठीक है, तो वो किसका पार्ट होगा? आर्टिकल 21। सिंपल सा आर्टिकल 21। इसके रिलेटेड केस क्या था कि 2017 में एक हदिया केस आया था, बहुत फेमस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस, यानी अपनी पसंद के किसी इंसान से शादी करना, ये आपके आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक एंड इंटीग्रल पार्ट है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, अब इसमें बाकी आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल 19 सबको पता है, राइट टू फ्रीडम। इसमें बहुत सारे राइट होते हैं, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशन, ठीक है, ऐसे और भी राइट्स हैं। तो आर्टिकल 19 इज राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट द राइट टू रिलीजन, यानी 25 से 28 में राइट टू रिलीजन है। उसमें आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि एवरीबडी हैज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट वंस रिलीजन। कंसाइंस का क्या मतलब है कि आप अपने गॉड के साथ अपना रिलेशनशिप किस तरह का बनाते हो, कैसे मोल्ड करते हो। फ्रीली प्रोफेस का मतलब है कि मैं स्टेट कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटीज हैं, रिचुअल को परफॉर्म करना, मेथड ऑफ वर्शिप क्या होना चाहिए मेरा, तो मैं अपने तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। प्रोपेगेट, और प्रोपेगेट भी कर सकता हूँ, इसका मतलब है स्प्रेड करना, किसी को कन्विंस करना लॉजिकल तरीके से, बट इन ए पॉजिटिव सेंस। यानी ऐसा नहीं है कि मैं किसी और इंसान को अपने रिलीजन को लेके कन्विंस कर रहा हूँ और मैं किसी दूसरे रिलीजन की बुराइयां कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। यू कैन टॉक अबाउट द गुडनेस ऑफ योर रिलीजन, यू कैन प्रोपेगेट योर आइडिया और कैन कन्विंस अदर पर्सन। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक राइट दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि कोई भी सेक्शन, एनी सेक्शन, देखो कहीं कहीं जगह, कहीं आपको कोचिंग में और इनमें माइनॉरिटी मिलेगी, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो माइनॉरिटी नहीं है। आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही कैटेगोरिकली मेंशन है कि कोई भी सेक्शन, कोई भी मतलब कोई भी सेक्शन अगर जिसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, या फिर कोई इसकी डिस्टिंक्ट एकदम अलग कल्चर है, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसका राइट है उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये प्रोटेक्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आता है। तो आर्टिकल 29 भी हमने देख लिया। So now let's move to another question. Which of the following are regarded as the main feature of rule of law? Rule of law हमने डिस्कशन कर लिया था कि कैसे पावर को लिमिट करता है, क्योंकि सबको रूल फॉलो करना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। और ये देखिए लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, तो राइट्स तो है ही, ये रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो इफ आई देखो, मैंने 1 एंड 2 के बारे में एकदम श्योर हूं, मैं 1 एंड 2 के बारे में बिल्कुल श्योर हूं। तो आंसर इधर सी और डी, ए भी तो हो नहीं सकता। अब मैं थर्ड को देख लेता हूं, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट। जनरली गवर्नमेंट होती है लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल, करेक्ट, क्योंकि पीपल ही चुनते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू सिटीजन ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो थर्ड वाला बिल्कुल एब्सर्ड सा है, तो थर्ड नहीं हो सकता। सो आंसर वुड बी सी। बाकी हमने डिस्कस कर लिया था, जो थोड़ी डिटेल्स है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द इंफॉर्मेशन। Now let's move to the question asked in 2017 prelims. अब इसमें कहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है। मैंने पहले ही बताया, आपको डिस्कशन कर लिया कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। 23 टॉक्स अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग और 24 टॉक्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो जब हम आंसर की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 4। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा है? आर्टिकल 17, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी टॉक्स जो आर्टिकल 30 में भी आता है, और थोड़ा बहुत आर्टिकल 29 में भी है, क्योंकि एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में माइनॉरिटीज भी तो कवर होते हैं, उनकी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट भी हो सकती है। तो ये आर्टिकल 29, 30 में कवर होता है। सो आंसर वुड बी 1 एंड 4, ठीक है। अब देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रैफिकिंग क्या होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है। यानी कि अगर हम फोर्स का यूज करें, फ्रॉड का यूज करें, या कोई दबाव बनाएं जिससे किसी पर्सन को कंपेल करें, उसको प्रेशराइज करें कि या तो वो लेबर का काम करे, या अपनी सर्विसेज दे, या फिर वो सेक्स स्लेव की तरह एक्ट करे, तो ये होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन पर्पज से की जाती है। तो आर्टिकल 23 इसी की बात करता है कि इट प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। और इसका क्या मतलब हुआ? डिटेल में यही है कि स्लेव ट्रेड नहीं कर सकते, यानी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, ह्यूमंस नहीं हो सकता। और मैन, वीमेन, चिल्ड्रन को गुड्स की तरह आप नहीं बेच सकते। इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इमोरल ट्रैफिकिंग का वही मतलब है यूजिंग देम एज ए सेक्स स्लेव या फिर लेबर की तरह काम करवाना, ठीक है। वही चीज इसमें लिखी है, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी,
स्लेवरी। अच्छा, देवदासी क्या होती है? यानी दासीज ऑफ देव, दे आर सर्वेंट ऑफ द गॉड। तो मंदिरों में जो टेम्पल, स्पेशली जो साउथ के टेम्पल्स थे, उनमें रहती थी इस तरह की वीमेन। सो दे विल लिव इन टेम्पल्स। टेम्पल्स में वो डांस का मेन उनका काम होता था। प्रीस्टली क्लास को भी, जो मंदिरों में प्रीस्ट थे, उनको एंटरटेन करती थी, और दे वर ऑल्सो यूज्ड एज सेक्स स्लेव्स। तो ये देवदासी पे भी उसने कंट्रोल लगाया है आर्टिकल 23 ने। ठीक है, बाकी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो वी कैन मूव टू अनदर क्वेश्चन। 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज। ड्यूटीज का भी मैंने एक बना दिया हुआ है एक लेक्चर बहुत डिटेल में, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप वो देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो देखो, इसमें आंसर आपका क्या है, उस अगर आपने वीडियो को देखा तो आंसर वुड बी ए, राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज। ठीक है, अगर हम बी सी डी ऑप्शंस की बात करें, देखो इसमें बी में क्या कहा गया कि राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। बहुत एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है। नथिंग इज राइट्स कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली रिलेटेड। तो बी रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राइट इंपॉर्टेंट होते हैं एडवांसमेंट के लिए, किसी सिटीजन की पर्सनैलिटी को निखारने के लिए सिर्फ राइट्स इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज नहीं। अरे ड्यूटीज अगर फॉलो नहीं करेगा कोई सिटीजन, तो ड्यूटीज में हमने देखा था कि टू स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, उसमें बात किया गया था कि नेशनल ऑनर को, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, बहुत सारी ऐसे हैं जो पर्सनैलिटी के एडवांसमेंट में हेल्प करती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन भी। डी ऑप्शन की देखें, ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। नो, नॉट ओनली ड्यूटी बट राइट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, जिससे गवर्नमेंट चेक में रहती है, उन पर लिमिट लगाई जा सकती है, जैसे हमने रूल ऑफ लॉ में देखा था। तो ये डी भी गलत हो गया। सो आंसर इज ए को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि को रिलेटिव कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 में क्या है कि राइट टू ए क्लीन एनवायरमेंट इज इंट्रिंसिक टू द आर्टिकल 21। ठीक है, तो हमारा क्लीन एनवायरमेंट के लिए एक राइट है। अब ये पॉसिबल कब है? जब हम एज ए सिटीजन वी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वी कंजर्व द एनवायरमेंट। और ये क्या है? ये हमारी है ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सी है? फंडामेंटल ड्यूटी जी। आर्टिकल 51A में जी वाला जो पोर्शन है, उसमें प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट की बात की गई है। तो दे आर को रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। आप प्लीज 1 से 2 बार देखें, बार बार देखें, क्योंकि ऑप्शंस को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है और यूपीएससी अपने आपको रिपीट करती है। अगर आपका इन 35 मिनट्स में भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे ठीक हो गए तो बहुत वर्थ है ये 30 मिनट्स। तो बस आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।